हेलो एवरीवन, दिस इज़ पायल तिवारी। आज से हम लोग क्लास 12th के इंग्लिश का प्रोज सेक्शन का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। तो हमारा फर्स्ट चैप्टर है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, भारतीय सभ्यता और संस्कृति, जिसके राइटर हैं महात्मा गांधी। तो सबसे पहले हम लोग महात्मा गांधी का इंट्रोडक्शन देखेंगे, उसके बाद हमारा चैप्टर स्टार्ट होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मोहनदास करमचंद गांधी, ब्रैकेट में दिया है 1869 टू 1948, यानी महात्मा गांधी का जन्म 1869 में हुआ था और उनकी मृत्यु 1948 में हुई थी। पॉपुलरली नॉन एज बापू और द फादर ऑफ द नेशन, यानी उन्हें लोकप्रिय रूप से बापू और राष्ट्रपिता के नाम से जाना जाता है। वॉज मोर स्पिरिचुअल लीडर देन अ पॉलिटिशियन, जो कि एक राजनेता से ज़्यादा एक आध्यात्मिक नेता थे। वे आध्यात्म से जुड़े हुए थे और वो सत्य और अहिंसा पे विश्वास रखते थे। ही सक्सेसफुली यूज्ड ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस एज द चीफ वेपन्स अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल इन इंडिया एंड हेल्प्ड इंडिया गेन इंडिपेंडेंस। देखिए, ही सक्सेसफुली यूज्ड ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस, उन्होंने सफलतापूर्वक सत्य और अहिंसा को प्रयोग किया एज द चीफ वेपन, मुख्य हथियार के रूप में, अगेंस्ट ब्रिटिश रूल इन इंडिया, यानी भारत में अंग्रेज़ों के खिलाफ महात्मा गांधी ने सत्य और अहिंसा को मुख्य हथियार के रूप में प्रयोग किया एंड हेल्प्ड इंडिया गेन इंडिपेंडेंस, और भारत को स्वतंत्रता प्राप्त करने में मदद की। फ्रॉम 1915 टिल 1948 ही कम्प्लीटली डोमिनेटेड इंडियन पॉलिटिक्स। 1915 से लेके 1948 तक उनका पूरी तरह भारतीय राजनीति में समर्पण था। ही डाइड एट द हैंड ऑफ अ फैनेटिक ऑन 30 जनवरी 1948, यानी 30 जनवरी 1948 को वो एक फैनेटिक के हाथों मारे गए। एट द हैंड ऑफ यानी के हाथों, फैनेटिक मतलब धर्मांध या कट्टर, तो वो एक धर्मांध के हाथों 30 जनवरी 1948 को मारे गए। हिज ऑटोबायोग्राफी यानी आत्मकथा, माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ, इसको याद रखना है, अंडरलाइन कर लेंगे। महात्मा गांधी की जो ऑटोबायोग्राफी है, उनकी आत्मकथा, उसका नाम है माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ, सत्य के साथ मेरा प्रयोग। एंड द न्यूमरस आर्टिकल्स, और वो सारे असंख्य लेख, डेट ही रोट फॉर यंग इंडिया, जो उन्होंने यंग इंडिया के लिए लिखा। एंड द स्पीचेस डेट ही डिलीवर्ड ऑन डिफरेंट ओकेजन्स, और वो सारे भाषण जो उन्होंने विभिन्न अवसरों पर दिया, रिवील हिम, उन्हें दर्शाता है, नॉट ओनली एज एन ओरिजिनल थिंकर बट ऑल्सो एज अ ग्रेट मास्टर ऑफ चेस्ट आइडियोमेटिक इंग्लिश। देखिए इस सेंटेंस को, हिज ऑटोबायोग्राफी, उनकी आत्मकथा, आत्मकथा का नाम क्या है, माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ, और वो सारे असंख्य लेख जो उन्होंने यंग इंडिया के लिए लिखे, और वो सारे भाषण जो उन्होंने विभिन्न अवसरों पर दिए, वो उन्हें दर्शाते हैं सिर्फ एक मूल विचारक के रूप में नहीं, बल्कि मुहावरेदार अंग्रेजी के एक ग्रेट मास्टर के रूप में। यानी उनकी जो इंग्लिश थी वो बहुत एक्सपर्ट थे इंग्लिश में, तभी तो वो इतने सारे भाषण दिए, इतने सारे जो आर्टिकल्स है वो लिखे। तो गांधी जी सिंपल थे, स्पिरिचुअल थे, आध्यात्मिक थे, बट उनकी इंग्लिश भी बहुत स्ट्रॉन्ग थी। इन द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट, यानी इस निचोड़ में, इस तत्व में, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, जो हमारा इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर जो चैप्टर है, इसमें गांधी जी टॉक्स अबाउट द साउंड फाउंडेशन ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन विच हैज़ सक्सेसफुली विदस्टूड द पैसेज ऑफ टाइम। इस एक्सट्रैक्ट में यानी इस चैप्टर इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर में गांधी जी बात करते हैं हमारी भारतीय सभ्यता की ध्वनि नींव के बारे में। विच हैज़ सक्सेसफुली विदस्टूड द पैसेज ऑफ टाइम, जो कि समयावधि के साथ सफलतापूर्वक खड़ा है। द वेस्टर्न सिविलाइजेशन विच हैज़ द टेंडेंसी टू प्रिविलेज मटेरियलिटी कैन नॉट मैच द इंडियन सिविलाइजेशन दैट एलिवेट्स द मोरल बीइंग, यानी द वेस्टर्न सिविलाइजेशन, जो पश्चिमी सभ्यता है, विच हैज़ द टेंडेंसी टू प्रिविलेज मटेरियलिटी, टेंडेंसी मतलब प्रकृति,
जो पश्चिमी सभ्यता है, जिनकी प्रकृति है मेटेरियलिटी को प्रिविलेज यानी ज़्यादा महत्व देना, मेटेरियलिटी मतलब भौतिक ही यानी फिजिकल चीज़ें, कैन नॉट मैच द इंडियन सिविलाइजेशन, वो भारतीय सभ्यता से कभी भी मेल नहीं खा सकती। डेट एलिवेट्स द मोरल बीइंग, जो कि नैतिकता को आगे बढ़ाने में ज़्यादा ध्यान देता है, उसका ज़्यादा महत्व समझता है नैतिकता को। चलिए अब हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो देखिए हमारा जो फर्स्ट पैराग्राफ है वो है, अब गांधी जी कहते हैं, आई बिलीव दैट द सिविलाइजेशन इंडिया हैज़ इवॉल्व्ड इज़ नॉट टू बी बीटन इन द वर्ल्ड। गांधी जी कहते हैं, मुझे यकीन है कि जो सभ्यता भारत ने विकसित की है वो विश्व में कहीं भी मात खाने वाली नहीं है, यानी उस सभ्यता का कोई पीछे नहीं छोड़ सकता, कोई उससे आगे नहीं बढ़ सकता है। नथिंग कैन इक्वल द सीड्स सोन बाई आवर एंसेस्टर्स, यानी जो बीज हमारे पूर्वजों ने बोई है, कहने का मतलब है कि हमारे पूर्वजों ने जैसी हमारी सभ्यता बनाई है, नथिंग कैन इक्वल यानी उसके बराबर कुछ नहीं हो सकता, कोई उसकी बराबरी नहीं कर सकता। रोम वेंट, ग्रीस शेयर्ड सेम फेट, द माइट ऑफ द pharaohs was broken, Japan has become westernized, of China nothing can be said, but India is still somehow or other sound at the foundation. गांधी जी कहते हैं कि रोमन की सभ्यता समाप्त हो गई, यूनान के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ, सेम फेट यानी वही जो तकदीर है वही उसका भी हुआ। उसके बाद कहते हैं फराउज, हमारे बुक में देखेंगे लिखा है वर्ड मीनिंग लास्ट में, तो उसमें फराउज मतलब दिया है द किंग्स ऑफ इजिप्ट, यानी इजिप्ट के जो राजा थे उन्हें फराउज कहा जाता था। द माइट ऑफ द फराउज वाज ब्रोकन, यानी फराउज की जो शान थी वो ब्रोकन, वो टूट गई, यानी वो उनकी भी जो सभ्यता थी वो नष्ट हो गई। जापान हैज़ बिकम वेस्टर्नाइज, जापान जो है उसने क्या पश्चिमी सभ्यता को अपना लिया, यानी उसका पश्चिमीकरण हो गया। एट चाइना नथिंग कैन बी सेड, और चाइना के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। बट इंडिया इज स्टिल, यानी लेकिन भारत अब भी सम हाउ और अदर किसी न किसी तरह से क्या है, भारत की सभ्यता अभी भी किसी न किसी तरह से बरकरार है, यानी भारत जो है जो जैसे पहले था, उसकी सभ्यता पहले जितनी महान थी वो अब भी अपनी महानता को बरकरार किए हुए है। ओके, अब चलिए सेकेंड पैराग्राफ पे। द पीपल ऑफ यूरोप लर्न देयर लेसन्स फ्रॉम द राइटिंग्स ऑफ द मेन ऑफ ग्रीस और रोम विच एग्जिस्ट नो लॉन्गर इन देयर फॉर्मर ग्लोरी, यानी यूरोप के लोग उन यूनान एवं रोम के लोगों के लेख से सीखते हैं जिनका अपूर्व गौरव बाकी नहीं रहा, यानी जो रोम के लोग हैं, जो यूरोप के लोग हैं वो उनके लेखों से सीख रहे हैं जो खुद ही अपनी महानता को खो चुके हैं, अपनी ग्लोरी को खो चुके हैं। अब देखिए, इन ट्राइंग टू लर्न फ्रॉम देम, और उनसे सीखने के क्रम में द यूरोपियंस इमेजिन दैट दे विल अवॉइड द मिस्टेक्स ऑफ ग्रीस एंड रोम, सच इज़ देयर पिटिएबल कंडीशन, यानी उनसे सीखने के क्रम में यूरोप वासियों को लगता है कि वो लोग उनसे सीख भी लें, और जो गलती रोम और यूनान ने की है जिनकी वजह से उनकी सभ्यता नष्ट हुई है वो दोहराए भी ना, ये है उनकी दयनीय स्थिति। सच इज़ देयर पिटिएबल कंडीशन, यानी वो उनसे सीख रहे हैं जो खुद ही अपनी ग्लोरी खो चुके हैं। चलिए सेकेंड पैरा पे। इन द मिडस्ट ऑफ ऑल दिस इंडिया रिमेन्स इमूवेबल एंड दैट इज हर ग्लोरी, यानी इन सब के बावजूद इंडिया रिमेन्स इमूवेबल, यानी भारत जो है वो अडिग रहा है, एंड दैट इज हर ग्लोरी, और यह उसकी महानता, उसकी खूबसूरती है। इट इज़ अ चार्ज अगेंस्ट इंडिया दैट हर पीपल आर सो अनसिविलाइज्ड, इग्नोरेंट एंड स्टॉलिड दैट इट इज़ नॉट पॉसिबल टू इंड्यूस देम टू अडॉप्ट एनी चेंजेस, यानी भारत के लोगों के ऊपर ये चार्ज है कि वो लोग जो हैं वो क्या है, अनसिविलाइज्ड और सभ्य हैं, इग्नोरेंट हैं और स्टॉलिड यानी बेवकूफ़ हैं, मतलब उन्हें वो किसी भी चेंज को नहीं अपनाना चाहते हैं। अब मतलब ये नामुमकिन है उन्हें तैयार करना कि आप मतलब
इस सभ्यता से ये चीज़ सीख लो। तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है, तो वही कहा जा रहा है कि जो भारत के लोग हैं उन्हें किसी भी बदलाव के लिए राजी कर पाना संभव नहीं है। तो ये आरोप है भारत के ऊपर कि यहाँ के लोग अनपढ़ हैं, असभ्य हैं और हठी हैं। इट इज़ अ चार्ज रियली अगेंस्ट आवर मेरिट, यानी यह आरोप जो है वो सच में हमारे गुणों पे एक धब्बा है। यह सचमुच हमारी श्रेष्ठता के ऊपर लगाया गया आरोप है कि हम लोग हठी हैं, असभ्य हैं, क्योंकि हम लोग किसी चेंज को अडॉप्ट नहीं करते हैं। यानी पश्चिमी सभ्यता से हम ज़्यादा एडवांस बनना नहीं सीखते हैं। अब देखिए, What we have tasted and found true on the anvil of experience, we dare not change. महात्मा गांधी कहते हैं कि मैंने अपने एक्सपीरियंस यानी अपने तजुर्बे के आधार पर जो भी परखा है, जो भी सत्य पाया है, उससे ये मैं कह सकता हूँ कि वी डेयर नॉट चेंज, हमें परिवर्तन की कोई आवश्यकता नहीं है, हमें बदलने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैनी थ्रस्ट देयर एडवाइस अपॉन इंडिया, बहुत से लोगों ने भारत के ऊपर अपना जो सलाह है, सजेशन है, उसे थोपने की कोशिश की कि आप, मतलब कहने का मतलब है कि आप अपनी पुरानी जो सभ्यता है अब उसे छोड़ो, सिंपल बनना छोड़ो और एडवांस बनो, यानी वेस्टर्न सिविलाइजेशन से कुछ सीखो। एंड शी रिमेन्स स्टडी, बहुत से लोगों ने उस पर अपनी एडवाइस को थोपने की कोशिश की। एंड शी रिमेन्स स्टडी, और वो अडिग रही, यानी भारत जो हमारा है वो अडिग रहा, यहाँ के लोग अडिग रहे। दिस इज़ हर ब्यूटी, और ये उसकी सुंदरता है। इट इज़ द सीट एंकर ऑफ आवर होप, यानी हमारी जो आशा है उस पे ये क्या है, सीट एंकर यानी सिक्योरिटी है, यानी इसके दम पे हम जो है वो निश्चिंत हैं कि हाँ, चाहे कितना भी एडवांस हो जाए और सारी सभ्यताएं, लेकिन भारत जो है वो कभी किसी सभ्यता को कॉपी नहीं करेगा। चलते हैं नेक्स्ट पैरा पे, थर्ड पैराग्राफ पे चलते हैं। सिविलाइजेशन इज दैट मोड ऑफ कंडक्ट विच पॉइंट्स आउट टू मैन द पाथ ऑफ ड्यूटी, यानी सभ्यता हमारे चरित्र का वो आदर्श है जो हमें कर्तव्य का रास्ता दिखाता है। यानी जब हम सभ्य हो जाते हैं तो हमें ये जानकारी हो जाती है कि हमारा क्या कर्तव्य है, हमें कैसे जीना है, अपनी ज़िंदगी को कैसे गुजारना है। परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी एंड ऑब्जर्वेंस ऑफ मॉरलिटी आर कन्वर्टिबल टर्म्स। परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी यानी अपने कर्तव्य का निर्वहन करना, कर्तव्य को पूरा करना, एंड ऑब्जर्वेंस ऑफ मॉरलिटी और नैतिकता को ऑब्जर्व करना, नैतिकता का अवलोकन करना, ये कन्वर्टिबल टर्म्स है, यानी ये बदलने योग्य चीज़ें हैं। टू ऑब्जर्व मॉरलिटी इज़ टू अटेन मास्टरी ओवर आवर माइंड्स एंड आवर पैशंस, यानी मॉरलिटी को ऑब्जर्व करना यानी नैतिकता को अपनाने का मतलब है कि हम अपने माइंड के ऊपर और अपने पैशन यानी जुनून के ऊपर मास्टरी करें, यानी हमारा माइंड हमारे कंट्रोल में हो, क्योंकि माइंड तो भटकता रहता है। अगर हम हमेशा अपने माइंड की सुनने लगेंगे तो हम अपनी मॉरलिटी को खो देंगे। इसलिए कहा गया है कि अगर हमें नैतिकता का पालन करना है तो हमारा अपने माइंड के ऊपर पूरा कंट्रोल होना चाहिए। सो डूइंग, ऐसा करने से वी नो आवर सेल्व्स, हम लोग खुद को जानेंगे। द गुजराती इक्विवेलेंट फॉर सिविलाइजेशन मीन्स गुड कंडक्ट, यानी गुजरात में सिविलाइजेशन यानी सभ्यता का मतलब होता है गुड कंडक्ट यानी अच्छा चरित्र। इफ़ दिस डेफिनेशन बी करेक्ट, यदि यह परिभाषा सही होती है, देन इंडिया, तब भारत, एज सो मैनी राइटर्स हैव शोन, जैसा कि बहुत सारे लेखकों ने दर्शाया है, दिखाया है, हैज़ नथिंग टू लर्न फ्रॉम एनीबडी एल्स, यानी अगर ये परिभाषा सही होती है कि सभ्यता का मतलब होता है अच्छा चरित्र, तो जैसा कि बहुत सारे लेखकों ने दर्शाया है कि भारत को किसी से कुछ सीखने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि भारत जो है वो अच्छा चरित्र रखता है। एंड दिस इज़ एज इट शुड बी, और भारत ऐसा ही है जैसा इसे होना चाहिए। वी नोटिस डेट द माइंड इज़ अ रेस्टलेस बर्ड, यानी हम देखते हैं कि जो हमारा जो दिमाग है वो एक बेचैन पक्षी की तरह है। द मोर इट गेट्स द मोर इट वांट्स, ये जितना ही पाता है उतना
और पाने की चाह रखता है, एंड स्टिल रिमेन्स अनसेटिस्फाइड, और तब भी ये क्या होता है, असंतुष्ट रहता है। जितना ही इसे दिया जाता है उतना और ये चाहता है, और इन सब के बावजूद भी वो असंतुष्ट रहता है। द मोर वी इंडल्ज इन आवर पैशंस द मोर अनब्रिडल्ड दे बिकम। हम लोग अपनी भावनाओं की जितनी ही पूर्ति करेंगे, अपनी इच्छाओं को जितना ही पूरा करने की कोशिश करेंगे, हमारा जो माइंड है, हमारी जो इच्छाएं हैं, विशेष हैं, वो अनब्रिडल्ड हो जाएंगी, यानी अनकंट्रोल्ड, यानी उन पे हमारा कंट्रोल नहीं होगा। आवर एंसेस्टर्स देयरफॉर सेट अ लिमिट टू आवर इंडल्जेंसेस। इसलिए हमारे पूर्वजों ने हमारी इच्छाओं के ऊपर, हमारी भावनाओं के ऊपर एक सीमा तय कर दी। दे सॉ दैट हैप्पीनेस वॉज लार्जली अ मेंटल कंडीशन। उन्होंने देखा कि हमारी खुशी का जो संबंध है वो मेंटल कंडीशन से है, यानी हमारी मानसिक परिस्थिति से है। फिजिकल चीज़ें हमें ज़्यादा देर तक खुश नहीं रख सकती हैं जितना मेंटल कंडीशन रख सकता है। नेक्स्ट पैरा, अ मैन इज़ नॉट नेसेसरीली हैप्पी बिकॉज ही इज़ रिच और अनहैप्पी बिकॉज ही इज़ पुअर। यानी जरूरी नहीं है कि जो धनी है वो खुश है और जो गरीब है वो दुखी है। द रिच आर ऑफन सीम टू बी अनहैप्पी। अमीरों को अक्सर नाखुश देखा गया है। द पुअर टू बी हैप्पी, और गरीबों को खुश देखा गया है। मिलियंस विल ऑलवेज रिमेन पुअर। जितने गरीब हैं वो हमेशा गरीब ही रह जाएंगे। इन सब को देखते हुए हमारे पूर्वजों ने हमें आनंद और आराम से दूर रखा, लग्जरीज एंड प्लेजर से दूर रखा। वी हैव मैनेज्ड विद द सेम काइंड ऑफ लव एज एग्जिस्टेड थाउजेंड्स ऑफ ईयर अगो। यानी हम भारतवासी आज भी वैसे ही जी रहे हैं जैसे हजारों साल पहले हमारे पूर्वज जिया करते थे। वी हैव रिटेन्ड द सेम काइंड ऑफ कॉटेजेस that we had in former times and our indigenous education remains the same as before। यानी हम आज भी उसी प्रकार की झोपड़ी में रहते हैं जैसे बहुत पहले हमारे पूर्वज रहते थे, और हमारी जो देशी शिक्षा का जो स्वरूप है वो भी सेम रहा है पहले से लेके अब तक। वी हैव हैड नो सिस्टम ऑफ लाइफ कॉरोडिंग कंपटीशन। हमारे यहाँ जीवन को बर्बाद करने वाली कोई प्रतियोगिता का नियम नहीं है। Each followed his own occupation or trade and charged a regular wage। सब कोई लगन से अपना काम करते हैं और तनख्वाह लेते हैं। It was not that we didn't know how to invent machinery, but our forefathers knew that if we set our hearts after such things, we would become slaves and lose our moral fiber। यानी ऐसा नहीं है कि हमारे पूर्वज मशीन्स यानी यंत्र का आविष्कार करना नहीं जानते थे, बट आवर फोर फादर्स न्यू डैट। लेकिन हमारे पूर्वज ये बात जानते थे कि इफ़ वी सेट आवर हार्ट आफ्टर सच थिंग, अगर हम मशीनों के पीछे भागेंगे, वी वुड बिकम स्लेव्स, हम लोग मशीनों के गुलाम बन जाएंगे, एंड लूज आवर मॉरल फाइबर, और अपनी नैतिकता, अपनी अच्छी आदतों को खो देंगे, चरित्र अपना खो देंगे हम। दे देयरफॉर आफ्टर ड्यू डिलिबरेशन डिसाइडेड दैट वी शुड ओनली डू व्हाट वी कुड विथ आवर हैंड्स एंड फीट। इसलिए हमारे पूर्वजों ने बहुत विमर्श के बाद ये फैसला लिया कि डेट वी शुड ओनली डू, हमें वही काम करना चाहिए जो हम अपने हाथ पांव से कर सके। दे सॉ दैट आवर रियल हैप्पीनेस एंड हेल्थ कंसिस्टेड इन अ प्रॉपर यूज ऑफ आवर हैंड्स एंड फीट। उन्होंने देखा कि हमारी जो सच्ची खुशी है वो हमारे हाथ पाँव के प्रॉपर यूज़ करने में ही है। हमारा जो स्वास्थ्य है, हमारी जो खुशी है वो उसी में है कि हम अपने हाथ पाँव का सही तरह से उपयोग करें, हम अपना काम स्वयं करें, मशीनों पे निर्भर ना रहें। दे फर्दर रीजन्ड दैट लार्ज सिटीज़ वर अ स्नेयर एंड अ यूजलेस एनकम्ब्रांस एंड दैट पीपल वुड नॉट बी हैप्पी इन देम। यानी आगे उन्होंने ये देखा कि बड़े बड़े शहर जो हैं वो ट्रैप की तरह हैं, स्नेयर की तरह हैं, यानी एक जाल की तरह हैं, फंदे की तरह, और एक बेकार बोझ की तरह हैं। और उसके बाद उन्होंने ये देखा कि हम लोग जो हैं वो शहर में ज़्यादा खुश नहीं रह सकते हैं। डेट देयर वुड बी गैंग्स ऑफ थीव्स, रॉबर्स, prostitution
and vice flourishing in them, and that poor men would be robbed by rich men. They were therefore satisfied with स्मॉल विलेजेस। यानी उन्होंने वहाँ ये भी देखा कि वहाँ चोरों, डाकुओं और वेश्याओं का गिरोह था। यानी शहर में ये सारी जो कमी है वो थी और बुराई वहाँ तेजी से पनप रही थी। अमीर लोग जो है वहाँ गरीबों को ठगते थे। पुअर मैन वुड बी रॉब्ड बाय रिच मैन, यानी जो अमीर लोग थे वो गरीब लोगों को ठगते थे। दे वर देयर फॉर सेटिस्फाइड विथ स्मॉल विलेजेस, इसलिए हमारे जो पूर्वज थे वो छोटे छोटे गाँव में ही संतुष्ट रहते थे, खुश रहते थे। दे सॉ दैट किंग्स एंड देयर स्वर्ड्स वर इन्फेरियर टू द स्वर्ड्स ऑफ एथिक्स। उन्होंने पाया कि जो राजा है और जो उनकी सैन्य शक्ति है वो नैतिकता के आगे बहुत ही छोटी है। एंड दे देयरफॉर हेल्ड द सॉवरेन्स ऑफ द अर्थ टू बी इन्फेरियर टू द ऋषिज एंड द फकीर्स। इसलिए उनका मानना था कि इस धरती की जो बादशाहत है ऋषि मुनि एवं फकीरों के सामने कुछ भी नहीं है। यानी हमारे पूर्वज जो थे वो राजा या उनकी सेना से ज़्यादा जो ऋषि मुनि थे हमारे देश के, उन्हें ज़्यादा महत्व देते थे। उन्हें लगता था कि ये जो राजा हैं वो ऋषि मुनि के सामने कुछ नहीं है। अ नेशन विथ अ कॉन्स्टिट्यूशन लाइक दिस, एक ऐसा राष्ट्र जिसकी सभ्यता ऐसी है, जिसका संविधान ऐसा है, इज़ फिटर टू टीच अदर्स देन टू लर्न फ्रॉम अदर्स। यानी उसे दूसरे से सीखने की नहीं बल्कि दूसरों को सिखाने की ज़रूरत है। दिस नेशन हैड कोर्ट्स, लॉयर्स एंड डॉक्टर्स बट दे वर ऑल विद इन बाउंड्स। यानी इस राष्ट्र में कोर्ट यानी कचहरी भी थे, लॉयर वकील्स भी थे और डॉक्टर्स भी थे, बट ये सारे जो हैं वो एक लिमिट में थे, एक सीमा तक इनका पावर चलता था। एवरीबडी न्यू दैट दिज प्रोफेशंस वर नॉट पार्टिकुलरली सुपीरियर। सबको पता था कि ये जो भी क्या कहते हैं प्रोफेशन है यानी कोर्ट, लॉयर, डॉक्टर, ये बड़े नहीं थे, यानी जैसा आजकल हम देखते हैं उस टाइप के नहीं थे। मोर ओवर दिज वकील्स एंड वैद्स डिड नॉट रॉब पीपुल। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो वकील और वैद्य जो थे वो लोगों को लूटते नहीं थे जैसे आज लूट रहे हैं। दे वर कंसिडर्ड पीपल्स डिपेंडेंट्स नॉट देयर मास्टर। यानी उन्हें वो जो हैं लॉयर यानी वकील, डॉक्टर, वैद्य, ये सब जो थे वो मनुष्य पे ही यानी जो आम जनता है उसी पे डिपेंडेंट थे, उन्हीं पे निर्भर थे, उनके मास्टर नहीं थे, यानी उन्हें उतना बड़ा नहीं समझा जाता था। जस्टिस वाज टॉलरेबली फेयर, यानी जो पहले जो हमारा न्याय था वो संतोषजनक था। द ऑर्डिनरी रूल वॉज टू अवॉइड कोर्ट्स। यानी गांव के जो लोग थे वो कोर्ट कचहरी से बचकर ही रहते थे। दे वर नो टाउट्स टू ल्यूर पीपुल इन टू देम। टाउट्स मतलब दलाल और ल्योर मतलब झांसा देना, यानी तब कोई दलाल नहीं था लोगों को झांसा देने के लिए। दिस एविल टू वॉज नोटिसिएबल ओनली इन एंड अराउंड कैपिटल्स। और जो थोड़े मोड़े ये जो बुराई थी वो जो बड़े बड़े शहर हैं और जो राजधानी थी उसी के आसपास थी। द कॉमन पीपुल लिव्ड इंडिपेंडेंटली। जो आम लोग थे वो स्वतंत्र रूप से रहते थे एंड फॉलोड देयर एग्रीकल्चरल ऑक्यूपेशन, और अपने खेती के पेशे को फॉलो करते थे। दे एंजॉयड ट्रू होम रूल, यानी वो जो है वो सच्चे स्वशासन का पूर्ण आनंद लेते थे, यानी उन्हें डिपेंडेंट नहीं होना पड़ता था, बिल्कुल फ्री थे। द इंडियन सिविलाइजेशन एज डिस्क्राइब्ड बाय मी हैज़ बीन सो डिस्क्राइब्ड बाय इट्स वोटरीज। महात्मा गांधी कहते हैं कि जो भारतीय सभ्यता जैसे मैंने वर्णन किया है वैसे ही हमारे देश के ऋषि मुनियों ने भी उसका वर्णन किया है। इन नो पार्ट ऑफ द वर्ल्ड एंड अंडर नो सिविलाइजेशन हैव ऑल मेन अटेंड परफेक्शन। यानी दुनिया के किसी कोने में नहीं और ना ही किसी सभ्यता में सारे लोगों ने पराकाष्ठा प्राप्त की है, यानी सारे लोग परफेक्ट नहीं है कहीं भी। द टेंडेंसी ऑफ इंडियन सिविलाइजेशंस इज़ टू एलिवेट द मोरल बीइंग। हमारी जो भारतीय सभ्यता है उसकी प्रवृत्ति है नैतिकता को बढ़ावा देना।
दैट ऑफ द वेस्टर्न सिविलाइजेशन इज़ टू प्रोपगेट इमोरलिटी। और जो पश्चिमी सभ्यता है उसकी प्रवृत्ति है इमोरलिटी यानी अनैतिकता को बढ़ावा देना। द लैटर इज़ गॉडलेस यानी जो पश्चिमी सभ्यता है वो क्या है, वो भगवान पे विश्वास नहीं करती है। द फॉर्मर इज़ बेस्ड ऑन अ बिलीफ इन गॉड। और जो हमारी सभ्यता है इंडियन सिविलाइजेशन है वो ईश्वर के विश्वास पर ही आधारित है। सो अंडरस्टैंडिंग एंड सो बिलीविंग, ऐसा समझते हुए और ऐसा विश्वास करते हुए, इट बिहोव्स एवरी लवर ऑफ इंडिया टू क्लिंग टू द ओल्ड इंडियन सिविलाइजेशन इवन एज अ चाइल्ड क्लिंग्स टू द मदर्स ब्रेस्ट। यानी ऐसा समझते हुए और इस पे विश्वास करते हुए जितने भी भारत प्रेमी हैं उनका यह कर्तव्य होना चाहिए कि वो हमारी पुरानी भारतीय सभ्यता से इस प्रकार चिपके रहें, जुड़े रहें, जैसे एक बच्चा अपने माँ की छाती से जुड़ा होता है, चिपका होता है। आई एम नो हेटर ऑफ द वेस्ट, मैं पश्चिम का, कहने का मतलब है पश्चिमी सभ्यता का नफ़रत करने वाला नहीं हूँ, यानी मैं पश्चिम से नफ़रत नहीं करता हूँ। आई एम थैंकफुल टू द वेस्ट फॉर मैनी अ थिंग आई हैव लर्नड फ्रॉम वेस्टर्न कल्चर, मैं पश्चिमी सभ्यता का शुक्रगुजार हूँ क्योंकि मैंने पश्चिमी साहित्य से बहुत कुछ सीखा है। बट आई एम थैंकफुल टू मॉडर्न सिविलाइजेशन फॉर टीचिंग मी दैट इफ़ आई वांट इंडिया टू राइज टू इट्स फुलेस्ट हाइट, आई मस्ट टेल माई कंट्रीमैन फ्रैंकली that after years and years of experience of modern civilization, I have learned one lesson from it, and that is that we must shun it at all cost. ये एक ही सेंटेंस है, लंबा सेंटेंस है, तो देखिए यहाँ से, बट आई एम थैंकफुल टू मॉडर्न सिविलाइजेशन, गांधी जी कहते हैं कि बल्कि मैं तो आधुनिक सभ्यता का शुक्रगुजार हूँ क्योंकि इससे मैंने एक चीज़ सीखी है। आई वांट इंडिया टू राइज टू इट्स फुलेस्ट हाइट, इफ़ आई वांट टू, कहते हैं गांधी जी कि अगर मैं अपने भारत को इसकी जो सर्वोत्तम ऊंचाई है उस पर ले जाना चाहूँ तो आई मस्ट टेल माई कंट्री मैन, मुझे अपने देशवासियों से फ्रैंकली यानी स्पष्ट रूप से ये कहना होगा कि सालों साल के अनुभव के बाद, यानी मॉडर्न सिविलाइजेशन यानी आधुनिक सभ्यता के सालों साल के एक्सपीरियंस के बाद मैं ये कहता हूँ, मैंने एक ही बात सीखी है कि हमें किसी भी कीमत पर इससे दूर रहना चाहिए, यही हमारे लिए अच्छा है। अब देखिए, व्हाट इज़ दैट मॉडर्न सिविलाइजेशन, गांधी जी कहते हैं कि ये आधुनिक सभ्यता क्या है। इट इज़ द वर्शिप ऑफ द मटेरियल, ये क्या है, मटेरियल की पूजा है। इट इज़ द वर्शिप ऑफ द ब्रूट इन अस, यानी हमारे अंदर जो शैतान है ये उसकी पूजा है। इट इज़ अनएडल्ट्रेटेड मटेरियलिज्म, यानी ये पूरी तरह से भौतिकवाद है। एंड मॉडर्न सिविलाइजेशन इज़ नथिंग इफ़ इट डज नॉट थिंक एट एवरी स्टेप ऑफ द ट्रियम्फ ऑफ मटेरियल सिविलाइजेशन, यानी जो आधुनिक सभ्यता है वो कुछ भी नहीं है अगर वो सिर्फ मटेरियलिज्म के जीत के बारे में हर पल ना सोचे। यहाँ गांधी जी स्पष्ट रूप से ये कहना चाहते हैं कि जो हमारी आधुनिक सभ्यता है वो सिर्फ मटेरियल्स पर ही डिपेंडेंट है, उसी पर आधारित है। It is perhaps unnecessary, if not useless, to weigh the merits of the two civilizations, यानी अगर ये बेकार नहीं है तो अनावश्यक है कि दो अलग अलग सभ्यताओं के गुणों पर विचार किया जाए। It is likely that the West has evolved a civilization suited to its climate and surroundings, यानी ये ऐसा है कि पश्चिम ने वो सभ्यता अपनाई है जो उसके क्लाइमेट यानी जलवायु और सराउंडिंग्स यानी माहौल को सूट करता है। एंड सिमिलरली, और ऐसे ही, वी हैव अ सिविलाइजेशन सूटेड टू आवर कंडीशंस एंड बोथ आर गुड इन देयर ओन रेस्पेक्टिव स्फीयर्स, और वैसे ही हमने ऐसी सभ्यता अपनाई है जो हमारे कंडीशंस को सूट करती है, यानी जो हमारे स्थिति परिस्थितियों के अनुरूप है। एंड बोथ आर इन गुड, और दोनों अपने अपने जगह सही है, दोनों अपने अपने लिए अच्छी हैं। The distinguishing characteristic of modern civilization is an indefinite multiplicity of human wants, यानी हमारी इच्छाओं को अनंत बना देना ही आधुनिक सभ्यता का एक विशेष गुण है।
द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंशियंट सिविलाइजेशन इज एन imperative restriction upon and a strict regulating of these world। और हमारी जो प्राचीन सभ्यता है उसकी जो मुख्य विशेषता है वो है इन सारी इच्छाओं पे लगाम लगा के रखना, यानी खुद के माइंड पे कंट्रोल करके रखना। द मॉडर्न और वेस्ट insatiablenesses arises really from want of living faith in a failure state and therefore also in divinity। यानी जो आधुनिक या पश्चिमी जो सभ्यता है उसकी जो अतृप्तता है या कह सकते हैं असंतुष्टता, जो कि स्टेबल नहीं है, स्थिर नहीं है, अस्थिर है, वो हमारी इच्छाओं को फ्यूचर में और भी बढ़ाएंगी। ये जो है हमारे लिए बहुत ही घातक है, जो हमारी इच्छाओं पे काबू करने के बजाय इन्हें और भी बढ़ाएंगी। मल्टीप्लिकेशन होगा हमारी विशेष का, वांट्स का, एंड देयरफॉर ऑल्सो इन डिविनिटी। और हमारी जो आस्था है ईश्वर पे उसे भी हम कहीं ना कहीं खो देंगे। तो ये तो बात थी मॉडर्न और वेस्टर्न सिविलाइजेशन की। अब देखिए द रेस्ट्रेंट ऑफ एंशिएंट और ईस्टर्न सिविलाइजेशन अराइजेस फ्रॉम अ बिलीफ often in spite of ourselves in a future state and the existence of a divine power। अब बात की जा रही है हमारे प्राचीन सभ्यता और पूर्वी सभ्यता की। तो देखिए हमारी जो प्राचीन सभ्यता है और पूर्वी सभ्यता वो एक विश्वास से निकलती है, जिससे हम क्या है, हम फ्यूचर में या अब हम खुद में विश्वास रखेंगे और हमारा जो ईश्वर के साथ एक संबंध है, एक विश्वास है, वो हमेशा बरकरार रहेगा फ्यूचर में भी। सम ऑफ द इमीडिएट एंड ब्रिलियंट रिजल्ट्स ऑफ मॉडर्न इन्वेंशंस आर टू मैडनिंग टू रेसिस्ट। यानी आधुनिक सभ्यता में जो भी आविष्कार हो रहे हैं उनके कुछ परिणाम ऐसे हैं, मतलब जो हमें पागल कर देने वाले हैं, जिन्हें देखकर हम खुद को रोक नहीं सकते हैं उन्हें अपनाने से। बट आई हैव नो मैनर ऑफ डाउट दैट द विक्ट्री ऑफ मैन लाइज इन दैट रेसिस्टेंस। लेकिन महात्मा गांधी कहते हैं कि मुझे ये कहते हुए कोई शक नहीं है कि इंसान की खुशी जो है वो रेसिस्टेंस में है, यानी रोक में, लगाम में, अपने इच्छाओं पे काबू रखना, अपने माइंड पे काबू रखना, उसी में इंसान की खुशी है। भले ही हम अट्रैक्ट होते हैं कुछ मॉडर्न इन्वेंशन को देख के, वी आर इन डेंजर ऑफ बार्टरिंग अवे द परमानेंट गुड फॉर अ मोमेंट्री प्लेजर। बार्टरी मतलब होता है अदल बदल करना किसी सामान का। तो वही गांधी जी कहते हैं कि हम खतरे में हैं, यानी हम जो है वो घाटा सह रहे हैं, लॉस सह रहे हैं, हम घाटे का व्यापार कर रहे हैं। वी आर इन डेंजर ऑफ बार्टरिंग अवे, यानी हमारी जो परमानेंट जो सामान है, यानी हमारी जो परमानेंट खुशी है, शांति है, हमारी इच्छाओं पे कंट्रोल करके जो हमें शांति मिलेगी, उसे हम एक मोमेंट्री प्लेजर यानी क्षणिक सुख के बदले में क्या कर रहे हैं, अदल बदल कर रहे हैं। यानी अपना जो परमानेंट जो हमारी खुशी है उसके बदले में हम क्या कर रहे हैं, मोमेंट्री प्लेजर ले रहे हैं, क्षणिक खुशी जो पल भर की है उसके बाद नष्ट हो जाएगी। जस्ट एज इन द वेस्ट दे हैव मेड वंडरफुल डिस्कवरीज इन थिंग्स मटेरियल, यानी जिस प्रकार पश्चिम ने भौतिकता के क्षेत्र में अद्भुत खोज किया है, सिमिलरली हिंदुइज्म हैज़ मेड स्टिल मोर मार्वेलस डिस्कवरीज इन थिंग्स ऑफ रिलीजन, ऑफ द स्पिरिट, ऑफ द सोल। यानी उसी प्रकार हिंदुत्व ने भी धर्म, विचारधारा एवं आत्मा के रूप में कहीं अधिक शानदार उपलब्धि हासिल की है। बट वी हैव नो आई फॉर दिस ग्रेट एंड फाइन डिस्कवरीज, लेकिन हमारे पास इन महान उपलब्धियों को देखने के लिए आंखें नहीं हैं। वी आर डेजल्ड बाई द मेटेरियल प्रोग्रेस डेट वेस्टर्न साइंस हैज़ मेड, यानी हम पश्चिमी विज्ञान की भौतिकवादी तरक्कियों को देखकर चौंधिया गए हैं, यानी हम उसमें इतने विलीन हो गए, इतना वो हमें अट्रैक्ट कर रहा है कि हम जो खुद हासिल किए हैं जो उपलब्धियाँ वो हम नहीं देख पा रहे हैं। आई एम नॉट इनमर्ड ऑफ दैट प्रोग्रेस। गांधी जी कहते हैं कि मैं उन प्रगतियों पर फिदा नहीं हुआ हूँ, कि गांधी जी उनसे अट्रैक्ट नहीं हुए हैं, क्योंकि गांधी जी को पहचान है, वैल्यू है जो हमने हासिल किया है उसका।
In fact, it almost seems as though God, in His wisdom, has prevented India from progressing along those lines so that it might fulfill its special mission of resisting the onrush of materialism. गांधी जी कहते हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि ईश्वर ने खुद ही भारत को रोका है ताकि यह भौतिक तरक्की के प्रवाह को रोकने में अपना लक्ष्य कायम कर सके। गांधी जी कहते हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि भगवान ने खुद भारत को अब तक बचाए रखा है मटेरियलिटी से, ताकि भारत जो है वो मटेरियलिज्म में कहीं खो ना जाए और हमेशा अपने आप पे उसका कंट्रोल रहे। आफ्टर ऑल देयर इज समथिंग इन हिंदुइज्म दैट हैज़ केप्ट इट अलाइव अप टिल नाउ। गांधी जी कहते हैं कि आखिरकार हिंदुत्व में कुछ ऐसा ज़रूर है जिसने इस सभ्यता को अब तक जिंदा रखा हुआ है। इट हैज़ विटनेस्ड द फॉल ऑफ बेबीलोनियन, सीरियन, पर्सियन एंड इजिप्शियन सिविलाइजेशन। गांधी जी कहते हैं कि भारत के सामने ही बेबीलोन, सीरिया, फारस और मिस्र की सभ्यताएं ख़त्म हो गईं। गांधी जी कहते हैं कास्ट अ लुक अराउंड यू, यानी अपने चारों तरफ नज़र दौड़ाओ। वेयर इज़ रोम एंड वेयर इज़ ग्रीस, कहाँ है रोम और कहाँ है ग्रीस। कैन यू फाइंड टुडे एनीवेयर द इटली ऑफ गिब्बन और रेदर द एंशियंट रोम, फॉर रोम वॉज इटली। गांधी जी कहते हैं क्या तुम अब कहीं गिब्बन की इटली को देखते हो या फिर पुराने रोम को ही। वैसे रोम ही अब इटली हो गया है। अब देखिए यहाँ गिब्बन जो है वो एक राइटर थे जिन्होंने अपने बुक में इटली का जिक्र किया था, इसलिए यहाँ लिखा गया है कि गिब्बन की इटली, यानी गिब्बन ने जिस इटली के बारे में बात की थी क्या वो अब है। अब देखिए गांधी जी क्या कहते हैं, गो टू ग्रीस यानी यूनान जाओ। वेयर इज़ द वर्ल्ड फेमस एटिक सिविलाइजेशन, कहाँ है वो विश्व प्रसिद्ध एथेंस की सभ्यता। देन कमिंग टू इंडिया, अब वापस भारत आओ। लेट वन गो थ्रू द मोस्ट एंशियंट रिकॉर्ड्स एंड देन लुक अराउंड यू एंड यू वुड बी constrained to say yes I see here ancient India still living। गांधी जी कहते हैं फिर भारत आओ, भारत की जो प्राचीन सभ्यता है उसके रिकॉर्ड्स को देखो और तब आज के भारत को देखो, और मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि तुम मजबूर हो जाओगे यह कहने के लिए कि यस, कि हाँ मैं अब भी इंडिया में वो प्राचीन सभ्यता देख रहा हूँ। True, there were dung heaps too here and there, but there are rich treasures buried under them। गांधी जी कहते हैं कि हाँ यह सच है कि यहाँ जहाँ तहाँ गोबर के ढेर हैं, लेकिन इनके अंदर एक बहुत सा खजाना छुपा हुआ है। And the reason why it has survived is that the end which Hinduism set before it was not developed along material but spiritual lines। और गांधी जी कहते हैं कि इस सभ्यता के अब तक जीवित रहने का कारण यही है कि हिंदुत्व ने भौतिकता को नहीं बल्कि आध्यात्मिक ताकत को बढ़ावा दिया है। आवर सिविलाइजेशन, आवर कल्चर, आवर स्वराज डिपेंड नॉट अपॉन मल्टीप्लाइंग आवर वांट्स सेल्फ इंडल्जेंस बट अपॉन रेस्ट्रिक्टिंग वांट्स सेल्फ डिनायल। गांधी जी कहते हैं कि हमारी जो सभ्यता है, हमारी संस्कृति, हमारा स्वराज, वो हमारी इच्छाओं को अनंत करने में नहीं है, उस पर निर्भर नहीं है, बल्कि हमारे इच्छाओं पे एक लगाम, एक सीमा तय करने पे ही निर्भर है हमारी सभ्यता। हमारी सभ्यता जो है वो खुद पे निर्भर रहने का ही नाम है। यहाँ लिखा है सेल्फ डिनायल। सेल्फ डिनायल मतलब खुद पे निर्भर रहना। यूरोपियन सिविलाइजेशन इज़ नो डाउट सूटेड फॉर द यूरोपियंस। गांधी जी कहते हैं कि इसमें कोई शक नहीं है कि यूरोपियन सिविलाइजेशन जो है वो यूरोपियंस को ही सूट करती है, बट इट विल मीन रूइन फॉर इंडिया इफ़ वी एंडिएवर टू कॉपी इट। एंडिएवर मतलब ट्राई करना, कोशिश करना। गांधी जी कहते हैं कि इसमें कोई शक नहीं है कि यूरोपियन जो सभ्यता है वो यूरोपियों को सूट करती है, लेकिन अगर हम भारतवासी यूरोपियन यानी पश्चिमी सभ्यता को कॉपी करने लगे, उन्हें देखकर वैसे ही करने लगे, तो हम बर्बाद हो जाएंगे, हमारी सभ्यता जो है वो नष्ट हो जाएगी।
दिस इज नॉट टू से दैट वी नॉट अडॉप्ट एंड एसिमिलेट वॉट एवर मे बी गुड एंड कैपेबल ऑफ एसिमिलेशन बाई अस। गांधी जी कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि अगर पश्चिमी सभ्यता में कुछ अच्छा हो, कॉपी करने लायक हो, तो हम उसको ना सीखें। एज इट डजेंट ऑल्सो मीन, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है दैट इवन द यूरोपियंस विल नॉट हैव टू पार्ट विथ वॉट एवर एविल माइट हैव क्रेप्ट इन टू इट। गांधी जी कहते हैं इसका मतलब ये भी नहीं है कि पश्चिमी सभ्यता में जो खामियां हैं, जो कमी है, उन्हें सुधारने की आवश्यकता नहीं है। The incessant search for material comforts and their multiplication is such an anvil, and I make bold to say that the Europeans themselves will have to remodel their outlook if they are not to perish under the weight of the comforts to which they are becoming slaves। गांधी जी कहते हैं कि भौतिक सुख के लिए इस तरह लगातार इसकी तलाश में रहना इतना बुरा है कि मैं यह बात बेबाकी यानी बोल्ड होके बेबाकी से कह सकता हूँ कि यूरोपवासी को भी अपने नज़रिए में परिवर्तन लाना होगा, अपने आउटलुक में परिवर्तन लाना होगा, क्योंकि वे खुद ही इस सुख के तले दब कर तबाह हो जाएंगे जिनके ये गुलाम बन रहे हैं, यानी मशीनों के, कंफर्ट के गुलाम बन रहे हैं ये, और एक दिन ये इसी के तले दब कर मर जाएंगे। इट मे बी डेट माई रीडिंग इज़ रॉन्ग। गांधी जी कहते हैं कि हो सकता है कि मेरा कहना गलत हो, बट आई नो डेट फॉर इंडिया टू रन आफ्टर द गोल्डन फ्लीस इज़ टू कोट सर्टन डेथ। गांधी जी कहते हैं, सबसे पहले ये जाने, द गोल्डन फ्लीस का मतलब होता है कि एक ऐसी चीज़ जिसे पाना बहुत ही मुश्किल हो। तो गांधी जी कहते हैं कि हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि अगर भारत भी इस गोल्डन फ्लीस के पीछे पीछे दौड़े, यानी इसके तलाश में लगे, तो मौत निश्चित है, यानी तब हमारी सभ्यता का जो अंत है वो निश्चित है। लेट अस एनग्रेव ऑन आवर हार्ट्स द मोटो ऑफ अ वेस्टर्न फिलोसोफर। गांधी जी कहते हैं कि चलिए हम एक पश्चिमी दार्शनिक के शब्दों को अपने दिल में बैठा लें, प्लेन लिविंग एंड हाई थिंकिंग, यानी सादा जिए और ऊंचा सोचें, अपर लेवल का सोचें। टुडे इट इज़ सर्टेन दैट द मिलियंस कैन नॉट हैव हाई लिविंग, एंड वी द फ्यू हु प्रोफेस टू डू द थिंकिंग फॉर द मासेज रन द रिस्क इन अ वेन सर्चिंग आफ्टर हाई लिविंग ऑफ मिसिंग हाई थिंकिंग। गांधी जी कहते हैं कि लाखों लोग तो क्या करें, हाई लिविंग यानी अच्छे तरीके से नहीं जी सकते, अच्छा जीवन नहीं जी सकते हैं, एंड वी फ्यू, और हम कुछ हैं जो सोचते हैं इनके बारे में, यानी जनता के बारे में सोचते हैं, तो हम क्या करते हैं, हाई लिविंग, यानी हम अच्छा जीते जीते क्या करते हैं, अपने हाई थिंकिंग को खो देते हैं, यानी हम एक अच्छा जीवन तो जी रहे हैं बट अच्छा सोच नहीं रख रहे हैं। Civilization in the real sense of the term consists not in the multiplication but in the deliberate and voluntary restriction of wants। गांधी जी कहते हैं सभ्यता दरअसल अगर सच पूछा जाए तो यह ख्वाहिशों को बढ़ाने का नहीं बल्कि रोकने का नाम है। This alone increases and promotes contentment, real happiness and capacity for service। केवल इससे ही संतुष्टि, सच्ची खुशी एवं सेवा की भावना का विस्तार हो सकता है। यानी ये सब तभी हो सकता है जब हम अपनी इच्छाओं पे, अपने वांट्स को क्या करें, रेस्ट्रिक्ट करें, उस पर एक सीमा तय कर दें। अब हमारा लास्ट पैराग्राफ है। A certain degree of physical harmony and comfort is necessary, but above a certain level it becomes a hindrance instead of help। गांधी जी कहते हैं कि कुछ हद तक भौतिक संगत एवं सहूलियत यानी कंफर्ट ठीक है, लेकिन यदि उससे आगे बढ़ा जाए तो यह आराम की बजाय परेशानी का कारण बन जाता है। Therefore, the ideal of creating an unlimited number of wants and satisfying them seems to be a delusion and a snare। गांधी जी कहते हैं इसलिए बहुत सारी इच्छाएं रखना एवं उसको पूरा करते रहने का विचार
एक वहम मालूम पड़ता है, यानी एक जाल की तरह है जिसमें हम फंसते जाएंगे। हम अपनी इच्छाओं को जितना ही पूरा करने की कोशिश करेंगे हम उतना ही उसमें फंसते जाएंगे, हमारी चाहते जो हैं वो बढ़ती जाएंगी और हम एक ट्रैप में फंस जाएंगे, एक जाल जैसे हो जाएगा, उसमें हम फंस जाएंगे। द सेटिस्फैक्शन ऑफ वंस फिजिकल नीड्स, even the intellectual needs of one's narrow self, must meet at a certain point, a dead stop, before it degenerates into physical and intellectual voluptuousness. A man must arrange his physical and cultural circumstances so that they do not hinder him in his service of humanity, on which all his energies should be concentrated. अब देखिए इसका हिंदी। शारीरिक आवश्यकता या किसी की बौद्धिक आवश्यकता, उसे एक खास बिंदु पर रुक जाना चाहिए, यानी इन सब की एक सीमा होनी चाहिए, वरना यह शारीरिक एवं बौद्धिक विलासिता के रूप में भ्रष्ट हो जाएगा। गांधी जी कहते हैं अगर हम इस पे एक सीमा नहीं लगाएं, एक इसका डेड पॉइंट नहीं हो, यानी कि यहाँ जाके ये ख़त्म नहीं हो, तो ये क्या है, ये सब बर्बाद हो जाएगा, ये सब नष्ट हो जाएगा। गांधी जी कहते हैं कि इंसान को चाहिए कि वह अपने शारीरिक एवं सांस्कृतिक परिस्थितियों को इस तरह से व्यवस्थित करे कि उसे मानवता की सेवा में रुकावट ना आए, यानी वो इन सब जो परिस्थितियां हैं, जो उसकी फिजिकल नीड्स है या कल्चरल यानी सांस्कृतिक परिस्थितियां हैं, उन्हें ऐसे मैनेज करे कि मानवता की सेवा करने में उसे कोई भी दिक्कत का सामना ना करना पड़े, कोई रुकावट ना आए, और जहां वो अपनी सारी ऊर्जा लगा सके। यानी एट लास्ट गांधी जी ये कह रहे हैं कि हमें अपनी इच्छाओं को क्या करना चाहिए, कंट्रोल करना चाहिए, अपने माइंड को कंट्रोल में रखना चाहिए, और जो हमारी सभ्यता है उसका पालन करना चाहिए, और हमारी जितनी भी एनर्जी है उसे कहाँ यूज़ करना चाहिए, ह्यूमैनिटी के सर्विस में, यानी मानवता की सेवा में। आई होप कि अब इसमें आपको कोई डाउट नहीं होगा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, फिर सब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ओके, थैंक्स एवरीवन।